जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए फिर लेकर आई हूँ आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपकी सीडीपी की बाल विकास की क्लास। आज हमारी जो क्लास है वो आपकी 23 का जो एनालाइज क्लासेस है ये डाली जा रही हैं आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की। तो आपके ये पेपर बिल्कुल ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप ध्यान से अगर क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। बस एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिएगा और फिर अपने ही अकॉर्डिंग आप उनमें आंसर्स लगा सकते हैं। आंसर्स बहुत ज़्यादा इतने मतलब हम बोल सकते हैं क्वेश्चंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस ईजी हैं। बस आपको अपना थोड़ा सा माइंड चलाकर उसका एनालाइज करके उस क्वेश्चंस के जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ही आपको जब आप रीड करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। बस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा और अच्छे से उनको रीड करते हुए इनके आंसर दीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हुए चलिएगा। अब देखिए अपन जितनी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम उतनी ही जल्दी आंसर्स को पकड़ पाते हैं और उसका जो एनालाइज है वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्लासेस आपके लिए डाली जाती हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देखें, उसको पढ़ें और साथ में उनका आंसर्स लगा सकें। तो मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के आपके जो सीटीपी के क्वेश्चंस हैं आपके कि किस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपके जो आंसर्स रहेंगे उनको किस तरीके से आप दे पाएंगे उनके आंसर्स, इस तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई। तो सबसे पहले तो अच्छे से रीड करिएगा क्वेश्चन को, मैं आपको रीड करके बताऊंगी, मेरे साथ साथ रीड करिएगा, फिर इसके बाद आंसर्स उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं महिला परिवीक्षक के, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके एनालाइज बस आपके थोड़े ही दिनों के और बचे हैं एग्ज़ाम, फिर इसके बाद आपके ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम। साथ साथ में ही मैं आपके लिए आप लोगों के लिए जो अगर वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साइंस की क्लास भी आपके लिए डाली जा रही है। और अभी तक आपने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा और आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, अच्छे से उन क्लासेस को देखिएगा और उनमें से पढ़िएगा क्योंकि महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही डायरेक्ट आपके किसके स्टार्ट हो जाएंगे, वर्ग 2 के भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए भी आप क्लासेस देख सकते हैं। आपके लिए सीडीपी की जो क्लास है वो बेसिक दिन में 3 क्लासेस आपके लिए डाली जाती हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और साइंस से रिलेटिव रहेगा, कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो महिला पर्यवेक्षक में साइंस से रिलेटिव आते हैं, आप उनके लिए भी साइंस की क्लास देख सकते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग सब लोग मिलकर शेयर कर दें क्लास को ताकि सब लोगों तक अपनी क्लास पहुँच सके। जिन्हें तक अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं करा उन तक भी शेयर करें ताकि जो लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो लोग क्लास को देख सकते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग अगर आप में से कोई मैम एंड सर स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी क्लास की न्यू क्लासेस के जो अपडेट रहते हैं आपके लिए नोटिफिकेशन सारे आपको मिल सकें, ताकि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटिव हमारी क्लासेस डलती हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और आज की क्लास कैसे लगे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा जाने से पहले और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सब लोगों ने मिलकर शेयर कर दी होगी क्लास को और पूरे क्वेश्चंस देख के जाइएगा क्योंकि पूरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं थोड़ा सा समय ज़रूर देती हूँ आप लोगों के ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल सकें। तो चलिए साथी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग सब लोग जुड़ चुके हैं क्लास से, तो चलिए ये आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि विकास एक क्रमिक एवं आपका मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है वो आपकी कैसी प्रक्रिया होती है, मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है, अब आपको ऐसा बताना है इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है, आपको ऐसा बताना है कि ये वाला जो कथन है वो किसने बोला था कि विकास एक आपकी क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा बोला गया था, लक्सी, मोस्लो, स्कीनर, अरस्तु। अब इसका आंसर दीजिएगा कि ये वाला जो कथन है वो किसके द्वारा बोला गया था।
इसका आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको थर्ड, यानी स्किनर। तो स्किनर ने बोला था कि विकास एक क्या है, आपका क्रमिक और एक मंद गति से चले। मतलब क्या, देखिए विकास आपको भी पता है, किसी का शारीरिक जब विकास होता है तो एकदम से वो लंबा नहीं हो जाता, एकदम से मोटा नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें क्या होती है, दिन ब दिन आपको देखने को मिलती है। आपने देखा होगा बालक एक साल में उसकी लंबाई दिखी होगी, फिर 2 साल में, 3 साल में, फिर इस तरीके से किशोर अवस्था तक उसकी पूरी लेंथ, मतलब जो 18 साल तक की उम्र तक उसकी जो लंबाई बढ़नी होती है वो पूरी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद बालक का आपकी जो लंबाई का ग्रोथ होता है वो रुक जाती है। फिर इसके बाद उसका फिर मानसिक विकास धीरे धीरे, इस तरीके से वो मानसिक विकास एक किसी व्यक्ति का परमानेंट चलता रहता है, क्योंकि वो है ना डेली उसके रूटीन में जो आने वाले अभ्यास है उनसे कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो सीखने की और विकास की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। ये आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक सीखने की और निरंतरता विकास की प्रक्रिया आपको चलती हुई और निरंतर आपको देखने को मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्किनर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ में शिक्षक की सहायता करता है। बताइए, जब बच्चे का विकास होता है उसका जो सिद्धांत है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अब उसके शिक्षक जो टीचर होंगे उनकी सहायता करता है। क्या करता है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को आपका प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बताइए, जो बच्चों का विकास होता है कोई टीचर उसको कैसे पहचान सकता है और इनमें से कौन से ऑप्शन है उनको पहचानने में मदद करती है। तो इसका आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। जल्दी से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगा रहे हैं। सब लोग फटाफट राइट आंसर लगाते हुए चलेंगे इन क्वेश्चन का। आपका राइट आंसर क्या आने वाला, जल्दी से दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या बोलता है, तो शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में जो आपके बच्चे का विकास का सिद्धांत है वो क्या करता है, उनकी सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है। अब बताइए, आपका जो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, अंतः संबंध सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतः क्रिया का सिद्धांत से। बताइए, आपको भी पता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, ये किससे संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, ये विकास, ये आपके विचार बताइए जरा। अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतः क्रिया का सिद्धांत है। अब इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। आप लोग क्या आंसर इसका लगाते हुए चल रहे हैं और आपका क्या आंसर आ रहा है, सबको ही आंसर करना है, सब लोग देते हुए भी चलेंगे आंसर। तो राइट आंसर इसका देखने को हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका निरंतरता के सिद्धांत से। किससे देखने को मिलेगा, निरंतरता के सिद्धांत, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो वो निरंतर ही चलती रहेगी, रुकने वाली तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव का जो विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं। अब बताइए, इनमें से आपका जो मानव विकास का एक सिद्धांत नहीं है उसके बारे में पूछा है। इसका आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आपका अनुक्रमिकता का सिद्धांत, या आपका सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रतिवर्ती का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। ये बताइए, निरंतरता का सिद्धांत बताइए।
इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जो मानव विकास से संबंधित नहीं? 2-3 सिद्धांत तो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब बताइए उनमें से कौन सा जो अलग से आपको दिखाई दे रहा है, वो आंसर लगा दीजिएगा इसका। जल्दी से आप लगा दीजिएगा इसका आंसर कि आपका मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यवर्ती का सिद्धांत। तो मानव विकास का सिद्धांत कैसा होता है? आपका अनुक्रमिक भी होता है, समान से विशिष्ट भी होता है और निरंतरता का भी सिद्धांत होता है, मगर कौन सा नहीं होता? आपका प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं होता। कौन सा नहीं होता? आपका प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों के आपके गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ये बताइएगा कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ये बताइएगा। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। बताइए इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा, जल्दी से लगा दीजिएगा आप लोग इसका आंसर कि आपका आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का। सब लोग आंसर जल्दी जल्दी लगाते हुए चला करें और फटाक से आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल भी करें। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत आपका दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपका बाल विकास कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालकों संवेगात्मक आपका सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतनी ही पीछे रह जाता है? अब बताइएगा इसमें से कौन सा आपका एक विकास ये सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा बालक, मतलब जो शारीरिक विकास से अगर दृष्टि से उसका विकास सुचारू नहीं हो पा रहा हो, वो आपका शारीरिक रूप से पिछड़ा है, तो वो संवेगात्मक सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतना ही पिछड़ा रह जाता है। ये किस आपके सिद्धांत के अनुसार हमें पता चलता है? क्या वो हमें पारस्परिक संबंध के सिद्धांत से पता चलता है? क्या हमें विकास की क्रम की एक रूपता का सिद्धांत से पता चलता है? आपका एकीकरण के सिद्धांत से पता चलता है? या आपके विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार हमें ये पता चलता है? अब इसका आंसर लगाइएगा। आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सब लोग लगाते हुए चलेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर, वो सबको ही देने हैं। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको परस्पर संबंध के सिद्धांत का। तो अगर आपका कोई बालक है जो आपके शारीरिक रूप से पिछड़ा है, तो वह संवेगात्मक, वह सामाजिक एवं बौद्धिक रूप से भी पिछड़ा होगा। ये किस सिद्धांत के अनुसार हमें पता चलता है? पारस्परिक संबंध के सिद्धांत के अनुसार हमें इसके बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे होते हैं? बताइएगा। अब देखिए इसका बिल्कुल उल्टा पूछा गया है। जो अभी पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका उल्टा पूछा गया है ये आपसे। अब पहले क्या था? वो शारीरिक रूप से पिछड़ा था, तो वो सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सभी रूप से पिछड़ा था। मगर अब बच्चे का क्या है? आपके औसत से अधिक आपका बुद्धि का विकास है उसके शरीर में, औसत से अधिक, जो औसत रहती है जिस उम्र में उससे अधिक है, तो उसका वो सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से क्या रहेगा? आगे रहेगा। अब ये हमें किस सिद्धांत के अनुसार पता चलता है? अब इसका आंसर लगा दीजिएगा, जल्दी से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं
आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा माइंड को आपको मतलब ये है कि थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इनके आंसर्स देने में, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इनके। क्या आपके आंसर लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको कौन सा आंसर देखने को मिलेगा? परस्पर सिद्धांत के अनुसार। जो परस्पर संबंध सिद्धांत के अनुसार ये वो हमें क्या बताता है, अगर बुद्धि अच्छी है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, वो सामाजिक रूप से और संवेदनात्मक रूप से विकसित रहेगा। अगर उसका विकास कैसा हो रहा है, शारीरिक विकास कमज़ोर है, तो वो आपका सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से भी कैसा हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीख लेता है। ये बताइएगा कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो आपका बालक होता है वो सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण, अपनी भुजाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है और उसके बाद अपने पैरों पर नियंत्रण करता है। ये विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है या आपके एकीकरण का सिद्धांत है। अब ये आपको बताना है ये कौन से सिद्धांत के अनुसार आपको ये देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप आंसर क्या लगाएंगे। जल्दी लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ये हमें बताता है कि बालक सबसे पहले सिर, फिर भुजाओं और इसके बाद अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब बताइएगा आपको पहले कौन सा सिद्धांत बोला कि पहले वो सिर पर नियंत्रण करेगा, फिर इसके बाद भुजाओं पर, इसके बाद किस पर नियंत्रण करेगा, वो अपने पैरों पर। मगर अब वो ये बोल रहा है कि वह पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। ये किस सिद्धांत के अनुसार बोलेंगे? परस्पर आपका संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होने वाला है आपका? इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। क्या आपका आंसर आने वाला है? चलिए जल्दी फटाफट लगाते हुए चलिएगा कि बालक सबसे पहले क्या करेगा, अपने हाथों को चलाएगा, फिर हाथों की उंगलियों को चलाएगा, फिर इसके बाद हाथ उंगलियों को दोनों को साथ चला सकता है। अब ये हमें किस सिद्धांत के अनुसार पता चलता है कि बालक अपनी अलग अलग तरीके से अपनी विकास होता है। चलिए तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा हमें एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा नहीं मिलेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार हमें इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसे सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन है आपका कि बाल विकास के भिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सत्य है। अब आपको 3 ऑप्शन दिए गए, अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत सही है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ असमान विशेषता दिखाई पड़ती है। अब बताइएगा इसमें से ऑप्शन नंबर आपका क्या ए सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है या उपरोक्त में से सभी सही हैं। अब आपको इसका आंसर देना है। आप इसका आंसर क्या लगाएंगे कि जो आपका पहला ऑप्शन बोलता है कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में आपके विकास की कुछ
समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। अब इसका आंसर दीजिएगा, आप आज का आंसर क्या देंगे? तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? उपरोक्त में से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब विकास की प्रक्रिया कैसी हो रही है? आपकी क्रमबद्ध हो रही है और आगे चलती जाती है। विकास धीरे धीरे होता है और निश्चित समय में होता हुआ चलता है। और अगर कोई एक जाति विशेष के सदस्य है तो उनमें क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें की समानताएं दिखाई पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर लगाइएगा कि बाल विकास एक आपके निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? बताइएगा किस सिद्धांत के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो बालक का विकास जो हो रहा है व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत के अनुसार, निरंतरता का सिद्धांत के अनुसार, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत के अनुसार, या आपके पारस्परिक संबंध सिद्धांत के अनुसार? बताइए किसके अनुसार हमें ये पता चलता है? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? जल्दी से लगा दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका इस क्वेश्चन का? वो होगा आपका व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत बालक के आपके विकास को व्यक्तित्व के अनुरूप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करिएगा। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? अब बाल विकास के जो विभिन्न आयाम होते हैं उसकी जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होती है? बाल विकास की आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए, बाल विकास के लिए आपके उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बाल विकास के उपयुक्त आपके शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए? बताइएगा बाल विकास जो है उसकी जानकारी हमें क्यों आवश्यक है? आप बाल विकास के बारे में क्यों आपको जानना ज़रूरी है? अब आपसे पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसे आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा उपरोक्त में से सभी, कि बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक आपका आवरण बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बताइए इनमें से बताइए बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है आपका बुद्धि के बाद आपका शारीरिक कारण या अनुवांशिक कारण? अब आपको बताना है क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और बी दोनों सही है, केवल सी सही है, या उपरोक्त में से सभी सही है? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। बाल विकास का आंसर आप लगाइएगा। देखते हैं आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। इसका आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका उपरोक्त में से सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिएगा अब आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वह कारक है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वह कारक बताना। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। अब बताना निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ऑप्शन नंबर ए सही है और बी दोनों, बी और सी दोनों, ए और सी दोनों, या आपका केवल आपका उपरोक्त में से सभी? इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर लगाइएगा। राइट आंसर लगा दीजिएगा इसका।
चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका उपरोक्त में से सभी सही। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से आपका सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की आपकी बताना है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देना, प्राकृतिक और जानकार शिक्षा देना, या आपके आर्थिक स्थिति तथा आपके पारिवारिक स्थिति की जानकारी दे लेकर, या आपके ए सही है, ए और बी सही हैं, बी और सी सही है, या आपका सी, ए और सी सही है। अब आपको ये बताना है। क्या बोला उसने कि शिक्षा बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की हमें किसके बारे में पता चलता है? क्या हमें उनकी बुद्धि रुचि की जानकारी मिलती है, या हमें प्राकृतिक को जानकर शिक्षा मिलती है, या उन्हें उनकी प्राकृतिक को जानकर शिक्षा मिलती है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं। बताइए किस टाइप से आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षणिक सिद्धांतों का, या मानव की व्यक्तिगत सिद्धांत का। इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसे लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मानव व्यवहार का। क्या देखने को मिलेगा? मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बताएं, बाल मनोविज्ञान जो है उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर आपके किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक। अब आपको ये बताना है कि बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये आपको बताना है किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है। क्या बालकों के जन्म से लेकर बालावस्था तक, या बालकों के आपके जन्म से लेकर जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या आपके बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। अब इसका आंसर दीजिएगा, क्या आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी। बालक के आपके जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बताइए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? आपका माध्यमिक शिक्षक के लिए, आपका विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको ऐसा बताना है। चलिए आंसर लगा दीजिएगा इसका जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो ये आएगा उपरोक्त में से आपका सभी, नहीं सॉरी, ये आपका बाल मनोविज्ञान जो होता है वो प्राथमिक स्तर के टीचर्स के लिए होता है, मतलब जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगाइएगा कि बालक के आपके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो। अब बताइएगा, मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की, कक्षा के साथियों की। अगर आपका कोई टीचर है तो आप
मतलब कहीं पे आप हैं, टीचर हैं या आप किसी भी ऐसे हैं आसपास के माहौल में हैं, तो आपको बच्चों का सर्वांगीण जो विकास हो रहा है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्या हमें उसके मित्रों की जानकारी हो, क्या हमें उसके व्यवहार की जानकारी हो, क्या हमें ज्ञान की जानकारी हो या साथियों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए कि इसका व्यवहार कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइएगा निम्नलिखित में से बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। बाल मनोविज्ञान जो होता है उसकी उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बालक निर्देश में सहायता, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता या बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगिता। चलिए इसका आंसर लगाइएगा, क्या आंसर लगाओगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायता नहीं रखा जाता, पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर लगाइएगा। आपके बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बताइए बच्चों के विकास आपके बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों को सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए ये औपचारिक आपकी स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम आपकी शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, आपका क्या आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब शिक्षार्थियों के विभिन्न आपके जो भिन्न हैं अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास जो है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिक, सामान्य से विशिष्ट, प्रत्यावर्ती या निरंतरता का मानव विकास का पूछा है। आंसर लगाइएगा। मानव विकास का लगाना है, इसका आंसर मानव विकास सिद्धांत लगाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रत्यावर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के आपके निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप आपकी वृद्धि होती है। विकास विषम जातियों से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमित आपके कृत्रिम होता है। अब आपको ये इसका आंसर देना। चलिए आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकास जो होता है वो कैसा होता है, आपका सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक अध्यापिका के पाया कि एक विद्यार्थी आपका वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसके अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुभव लाया जा सकता है। अब आपको ये बताना, मतलब कोई बच्चा है, कोई भी उसे डायग्राम वगैरह कुछ दिया है, उसे बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो टीचर ने सोचा है अगर ये छोटा सा डायग्राम बनाने में कठिनाई है तो उसे कुछ बड़ा या कठिन दिया जाएगा तो उसमें भी उसे कठिनाई होगी। तो ये बताइएगा कि ये किस सिद्धांत पर उसे सिखाया जा सकता है। विकास निरंतरीय हो रहा है। अलग अलग लोगों के लिए आप विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। विकास का व्यक्तित्व क्रम में
व्यवस्थित क्रम में होने की आपकी प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक आपका उत्तर परिवर्तनीय प्रक्रिया है। अब बताइएगा उसमें जो विकास हो रहा है, जो सिद्धांत आ रहा है, वो किस सिद्धांत पर अनुभव लाएगा? बताइए, इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। कोई बच्चा धीरे धीरे कोई चीज़ छोटी से बड़ी बनाना सीखता है, एकदम बड़ी बनाना नहीं सीखता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत पूछना है। विकास आपका परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास एक एकमात्र निर्धारक है। विकास आपका प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब आपको इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यानी विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से क्या होता है? घटित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति के शासित एवं निर्धारित होता है। विकास की जीवंत पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और आपका पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अब बताइएगा विकास के बारे में क्या बताएंगे आप? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। कि विकास जो इनमें से कौन सा आपका विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ऐसा पूछा है। आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। विकास केवल आपका संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता। मतलब विकास आपका संशोधन योग्य होता है, फिर इसके बाद जीवंत पर्यंत चलता है। विकास आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। तो ये बाकी ऑप्शन सही थे, बस आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का बताइएगा। NCF 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत कौन सा नहीं है? किसका NCF का बोला है? ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना, बच्चों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि सीखने की प्रक्रिया रटने की पद्धति से हट जाए, या आपकी परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया जाए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? NCF 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत में शामिल नहीं पूछा है। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आपको देखने का ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा इसका? कि बच्चों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन पहचानने जो सत्य नहीं है। बताइए, एक कथन इसमें सत्य नहीं है, अब आपको उसको पहचानना है कि अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी विभिन्न मातृभाषा बोलने वालों के बीच की खाई हो पड़ती है। अंग्रेजी को सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र में शायद ही कोई स्थान मिला है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा? बताइए आप क्या आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का? जल्दी से लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर घ देखने को मिलेगा कि शायद ही से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्थान मिला है। ऐसा नहीं है, इसे कोई ये मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बोली जाती है, शायद नहीं है, बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि कहानियाँ, उपन्यास, कॉमिक्स और आपके कार्टून पढ़ने में सुविधा होती है। बताइए, गहन, व्यापक, दल या आपका छाया। बताइएगा कैसी सुविधा प्राप्त होती है। क्या गहन सुविधा प्राप्त होती है, व्यापक होती है, या आपका दल शामिल होता है, या आपकी छाया। चलिए इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापक, यानी कहानियाँ, उपन्यास, कॉमिक्स और आपके कार्टून पढ़ने से व्यापक पढ़ने में सुविधा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण विशेषज्ञों के अनुसार बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में होनी चाहिए। बताइए बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में क्या होनी चाहिए। आपकी प्रथम भाषा, दूसरी भाषा, विदेशी भाषा, बहुभाषा। ये बताइएगा। इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। राइट क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपकी प्रथम भाषा। कौन सी होनी चाहिए आपकी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक का प्रयास करता है। बताइएगा, पता लगाया कि सीखने के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। शिक्षार्थी को शिक्षक का मूल्यांकन करने दें। आपका समूह में शिक्षार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, सीखने को रटकर सीखने वाला बनाना। बताना इसका अब राइट आंसर क्या होगा। क्या आप राइट आंसर लगाएंगे, किस चीज़ में प्रयास करता है जो आपका शिक्षक है, वो किस बच्चे को सिखाने में किस चीज़ का प्रयास करता है, उसका मूल्यांकन करने में। चलिए अब इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पता लगाए कि सीखने के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त होते हैं। क्या सीखने के जो उद्देश्य है वो हमें किस हद तक प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि भारत में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण और आपका अपरिहार्य रहा है, क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भारतीय भाषाओं की पुस्तकें अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी एक संपर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसका आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। भारत में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण और आपका अपरिहार्य रहा है, क्योंकि भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है। भारतीय भाषाओं की पुस्तक अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, या आपका अंग्रेजी एक संपर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आपकी जो अंग्रेजी है वो एक संपर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वर्णमाला विधि आपका ध्वन्यात्मक विधि है, शब्द विधि और आपकी वाक्य विधि से जुड़ी है। अब इसका आंसर बताइएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना या लेखन। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से कि वर्णमाला विधि आपकी ध्वन्यात्मक विधि, शब्द विधि और आपका वाक्य विधि से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सारांश बनाना, नोट बनाना रिपोर्टिंग कौशल से जुड़ा है। पढ़ना, लेखन, सुनना या बोलना। अब इसका आंसर लगाइएगा।
सारांश बनाना, नोट बनाना, रिपोर्टिंग, कौशल से जुड़ना, पढ़ना, लिखना, सुनना या बोलना। इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा, क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेखन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे का कि शिक्षार्थी का समग्र मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। जो शिक्षार्थी होता है उसका समग्र मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। इकाई अंत मूल्यांकन, सत्रांक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, माह के अंत में मूल्यांकन। तो एक शिक्षार्थी का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। अब बताइएगा, इकाई अंत मूल्यांकन, सत्रांक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, माह के अंत में मूल्यांकन। बताइएगा क्या किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। बच्चों के लिए आपका शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य जो आपका शिक्षा का अधिकार नियम था वो कब लागू किया गया था। आपका 2007, 2008, 2009 या 2010। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का अब राइट आंसर क्या होगा कि आपके लिए शिक्षा का जो निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम जो था अधिकार कब लागू किया गया था। चलिए जल्दी से आंसर लगाइएगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षार्थी की पढ़ने की आदत को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए। समाचार पत्र पढ़ाना, पुस्तकालय में पढ़ाना या आपका चित्र एवं मानचित्र पढ़ाना, उपरोक्त में से सभी। एक शिक्षार्थी की पढ़ने की आदत को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, आपका आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी डी, उपरोक्त में से सभी। उसे क्या करना चाहिए, समाचार पत्र भी पढ़ाना चाहिए, पुस्तकालय में भी पढ़ाना चाहिए, चित्र और मानचित्र पढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार में लागू हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर 2008, 2009, 2010 या 2011। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी शिक्षण तब होता है जब शिक्षार्थी निष्क्रिय, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपका इंटरेस्ट रखता है या आपका परीक्षा की तैयारी में अच्छा हो। बताइए निष्क्रिय, काफ़ी है या इंटरेस्टिव है या आपका परीक्षा की तैयारी में अच्छा है। बताइएगा प्रभावी शिक्षण तब होता है जब शिक्षार्थी, बताइए प्रभावी शिक्षण कब होता है, जब विद्यार्थी क्या करेगा, आपका निष्क्रिय होगा, काफ़ी होगा, आपका इंटरेस्टिव होगा या आपका परीक्षा की तैयारी में अच्छा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, आपका अगर परीक्षा के लिए वो इंटरेस्ट रखता है तो उसकी आपकी जो शिक्षण पद्धति वगैरह जो रहती है, मतलब वो जो भी चीज़ का, देखिए अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा, पढ़ाई ही नहीं कर रहा उसकी, तो आप बताइएगा बच्चा क्या पास हो पाएगा, एक अच्छा प्रभावी रिजल्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आपकी किस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों को और उसको पढ़ना ही नहीं है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो साथियों आज का हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, हमारी जो क्लास वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रोज़ सुबह शाम आपके लिए क्लासेस डलती हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा क्लास कैसी लगी। और साथ में आई होप आप लोगों ने सभी ऑप्शंस के आंसर्स लिखते हुए चल रहे होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा
शेयर करना ना भूलें क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। और सारी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। अगर आप वर्ग 2 के या आपकी कोई फैमिली में कोई तैयारी कर रहा है तो उसे साइंस की क्लास ज़रूर शेयर करिएगा, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सारे आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरे क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर चलिए, आज की क्लास कैसी लगी ये तो आपको कमेंट करके बताना ही है, शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में क्लास को लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।